शहजादों और सलातीनों के बाद बहादुर शाह जफर के दरबार के समस्त रईसों और उमरावों पर मुकदमे चलाकर उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। सबसे अंत में बहादुर शाह जफर के स्वयं के मुकदमे की बारी आई। बादशाह पर मुकदमा चलाने से पहले लाहौर से अनुवादकों का एक दल दिल्ली बुलवाया गया, जिसने बहादुर शाह जफर के महल एवं कार्यालय से मिले उन कागजों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जो उर्दू एवं फारसी भाषाओं एवं अरबी लिपि में लिखे हुए थे। अंग्रेज अधिकारियों को इन कागजों से गुप्त पत्राचार मिलने की आशा थी। बादशाह बहादुर शाह जफर पर बगावत, कत्ल और गद्दारी के आरोप लगाए गए। बादशाह तथा उसके पक्षधरों का कहना था कि कंपनी सरकार बादशाह पर मुकदमा नहीं चला सकती क्योंकि बादशाह रानी विक्टोरिया की प्रजा नहीं है। कंपनी सरकार का कहना था कि चूंकि बादशाह कंपनी सरकार से पेंशन प्राप्त करता है, इसलिए कंपनी सरकार को बादशाह पर मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है। इस पर बादशाह का तर्क था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत में उसकी कानूनी हैसियत क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्वी 1599 में रानी विक्टोरिया ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, न कि भारत पर शासन करने की। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी रानी के इसी आदेश पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई थी। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए कंपनी सरकार भारत के बादशाह के विरुद्ध मुकदमा कैसे चला सकती है। बहादुर शाह एवं उसके पक्ष के लोगों का यह भी तर्क था कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्वी 1765 के बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को वार्षिक पेंशन दी थी। मुगल बादशाह ने पूरी मुगल सल्तनत पर कंपनी को हुकूमत करने की अनुमति कभी नहीं दी। ईस्वी 1803 में जब अंग्रेजों ने मराठों को भगाकर दिल्ली पर अधिकार किया था, तब कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने बादशाह को पत्र लिखकर सूचित किया था कि शहंशाह को उनकी गरिमा के अनुकूल ही लाल किले में फिर से पदस्थापित कर दिया गया है ताकि वे शांति के साथ रह सकें। ईस्वी 1832 तक कंपनी सरकार द्वारा जारी सिक्कों तथा बादशाह को लिखे गए पत्रों पर और कंपनी सरकार की मोहर में फिदवी शाह आलम लिखा जाता था, जिसका अर्थ होता है शाह आलम का वफादार गुलाम। ईस्वी 1832 में जब चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना, तब उसने अचानक इन शब्दों को काम में लेना बंद कर दिया, किंतु इससे कंपनी सरकार एवं बादशाह के बीच की वैधानिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आया था। बादशाह अब भी स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्रों का स्वामी था और कंपनी बहादुर उसकी वफादार गुलाम की हैसियत रखती थी। बादशाह के अधीनस्थ क्षेत्रों से कर वसूली कर कंपनी सरकार द्वारा एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में बादशाह को दी जाती थी। इस कारण बादशाह का यह सोचना कि वह कभी भी रानी विक्टोरिया की प्रजा नहीं था, सही ही था, और इस कारण बादशाह बहादुर शाह जफर पर गद्दारी या बगावत का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। गद्दारी यदि की थी तो कंपनी सरकार ने की थी, बगावत यदि की थी तो कंपनी सरकार ने की थी। अंग्रेजों ने अपने मालिक से बगावत की थी जो पिछले 100 साल से बादशाह की ताबेदारी करने की कस्में खा रहे थे। बादशाह ने तो कंपनी सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें दुर्भाग्य से वह हार गया था। इस दृष्टि से कंपनी सरकार के न्यायालय में बादशाह पर एक पराजित शत्रु के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता था। इस मुकदमे में यदि एक पक्ष भारतीय जनता की ओर से भी रखा जाता तो वह अवश्य ही यह बात कह सकती थी कि गद्दारी दोनों तरफ से बराबर हुई थी। यह देश तो भारत की जनता का था। जिस प्रकार बाबर और उसके बेटों ने तलवारों के जोर पर भारत की जनता पर 200 साल तक नाजायज शासन किया था, उसी प्रकार गोरी चमड़े वाले भी तलवार के जोर पर ही तो भारत की जनता पर नाजायज शासन कर रहे थे।
न तो बाबर और मुगल इस देश के वैधानिक स्वामी थे और न कंपनी सरकार। देश की वैधानिक और वास्तविक शासक तो वह जनता थी जिसका रक्त सैकड़ों साल से बाहर से आए हुए आक्रांताओं द्वारा चूसा जा रहा था, चाहे वे तुर्क रहे हों या मुगल या फिर गौरांग महाप्रभु। एक तत्कालीन अंग्रेज पत्रकार हॉवर्ड रसेल ने बादशाह पर मुकदमा आरंभ होने से पहले लाल किले की गंदी कोठरियों में पहुंचकर बादशाह से भेंट की। रसेल को इंग्लैंड में युद्ध पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। उसने लिखा है कि यदि बादशाह पर लंदन के किसी सिविल कोर्ट में अभियोग चलाया जाता तो वह कोर्ट न केवल बादशाह को समस्त आरोपों से मुक्त कर देता, अपितु भारत के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बहादुर शाह जफर तथा भारतीयों पर किए गए अमानुषिक अत्याचारों के लिए कठोर दंड देता। चूंकि अंग्रेजों ने बादशाह को युद्धबंदी बनाया था, इसलिए बहादुर शाह जफर पर सिविल कोर्ट के स्थान पर मिलिट्री योग में अभियोग चलाया गया। 27 जनवरी 1858 को यह अभियोग आरंभ हुआ, जबकि अब तक भारत के अन्य हिस्सों में क्रांति थमी नहीं थी। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे और जगदीशपुर के जागीरदार कुंवर सिंह आदि क्रांति नायक इस समय भी पूरी ऊर्जा से लड़ रहे थे। अभी तो भारतीय क्रांतिकारी सिपाहियों द्वारा विलियम हॉडसन के अत्याचारों का बदला लिया जाना भी शेष था। एक आवश्यक सूचना। मित्रों, आप सब हमें लंबे समय से विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाने के लिए लिख रहे हैं। सभी विषयों पर एक साथ वीडियो प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, इसलिए हमने भारत का इतिहास नाम से एक नई वेबसाइट बनाई है। इस पर आप इतिहास के ब्लॉग पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमने नियमित रूप से सामग्री पोस्ट करवाने की व्यवस्था की है। आप चाहें तो www.bharatkaitihas.com नाम से इस वेबसाइट को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले ने अपने एक और बादशाह को बेइज्जत होते हुए देखा।